welcome you all our YouTube channel Pioneer Classes। अभी हमारे साथ हैं नीट के टॉपर्स और ये दोनों काफी अच्छा रैंक किए हैं। साथ में इन दोनों ने फिजिक्स में फुल मार्क्स लाए और जो पार्थिव हैं इन्होंने इस साल जो भी एग्जाम दिया, नीट हो या जो भी एग्जाम हो, उसमें फिजिक्स में हर एक एग्जाम के ऊपर फुल मार्क्स था। उनकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी रही। तो हम पहले इनसे पूछेंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही और इनकी स्ट्रेटजी कैसी थी, क्या प्लानिंग थी इनकी, जिसके बेसिस पे इन्होंने हर एग्जाम में फिजिक्स में फुल मार्क्स अचीव किया। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पार्थिव रॉय। इस बार नीट 2022 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 572 थी और मेरा मार्क था 685 और इंडिविजुअली फिजिक्स में 180, केमिस्ट्री में 165 और बायोलॉजी में 340। तो जैसे सर ने कहा फिजिक्स के बारे में, तो मेरे इसके पीछे कंफर्टेबल होने के पीछे दो कारण थे बेसिकली। पहला कारण ये था कि मैंने पायनियर क्लासेस को बहुत अर्ली एज में ज्वाइन किया था। लाइक मैं क्लास 9 में पायनियर क्लासेस में एनरोल किया था। उससे क्या हुआ कि बहुत अर्ली एज में हमें पता चल गया कि सर का मेथोडोलॉजी क्या है, सर किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, और जो फिजिक्स के एकदम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है जैसे फोर्स क्या है, रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, उस कॉन्सेप्ट्स को हम बहुत अर्ली एज में सीखे। मतलब क्योंकि क्लास 9 की फिजिक्स क्लास 11 से रिलेट करती है। क्लास 10 की फिजिक्स क्लास 12 से रिलेट करती है। हां, तो उससे हमारा फिजिक्स का बेस क्रिएट हो गया। तो 11-12 में जब हमने एडवांस फिजिक्स किया तो उसमें हमें डिफिकल्टी नहीं हुई। सेकंड रीजन ये था कि मेरा जो 9th में मैथमेटिक्स था उसको मैंने काफी हद तक एडवांस कर लिया था। 9th में जैसे मेरा पूरा क्लास 10th हो गया था और क्लास 10th में मैंने 11-12 के ट्रिगोनोमेट्री और कैलकुलस का पार्ट जो है उसको कवर कर लिया था। तो फिजिक्स में वो पहले आपको पढ़ाया जाता है बेसिक मैथमेटिक्स का एग्जाम में, तो वो मेरे को नहीं करना पड़ा और फिजिक्स का जो मैथमेटिकल एस्पेक्ट था उसमें मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो यही दो मेन रीजंस थे फिजिक्स में कंफर्टेबल होने का। तो जैसे पार्थिव ने बताया कि अर्ली स्टार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो मेरे लिए भी वही सेम है कि अर्ली स्टार्ट करना। बिकॉज मैंने जब 9-10 में पहली बार आया और मैंने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया तो पहले मुझे भी थोड़ा डर लगता था, जैसे सारे नीट स्टूडेंट्स को लगता है फिजिक्स में डर। तो वो डर मुझे, बिकॉज मेरे पास टाइम था, बिकॉज मैंने अर्ली स्टार्ट किया जैसे, तो इसलिए मुझे पास टाइम था कि मैं वो डर को कॉन्कर करूं, इसके बाद मैं फिजिक्स को समझूं और वो उसके बाद मैं स्टार्ट करूं। तो अर्ली स्टार्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आप लोग सोच सकते हो कि बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स अर्ली स्टार्ट नहीं कर पाते कई रीजंस के वजह से, तो उनके लिए मैं बताऊंगा कि अगर आप अर्ली स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, अगर क्लास 11 से स्टार्ट कर रहे हो या फिर 12 से, तो आप लोग इंश्योर करो कि आप राइट हैंड्स में हो। एक रिपीटर बंदा जो एक ड्रॉप दे रहा है इस साल या जो मतलब कई सालों से ड्रॉप दे रहा है, तो उनको इंश्योर करना चाहिए कि वो एक राइट टीचर के पास है और राइट टीचर के साथ है, राइट गाइडेंस के साथ है। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं। और फिजिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि यार मैक्सिमम स्टूडेंट्स आजकल का जो ट्रेंड हो चुका था, मतलब नीट के पहले तक एक ट्रेंड था, 2022 में तो कुछ अलग ही हो गया। एक ट्रेंड था कि लोग फॉर्मूला मतलब रट्टा मार लेते थे और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लेते थे और इससे कॉन्फिडेंस आ जाता था और भाई हम तो फिजिक्स में बहुत अच्छे हैं। बट ये ऐसा नहीं करना है। मतलब आपको कॉन्सेप्ट्स को फील करनी चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट्स को आना चाहिए, बिकॉज थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस इस बार बहुत पूछे गए। और तो ऐसे इसी तरह से आपको फोकस करके एकदम कॉन्फिडेंस हो के आपको रहना है। तो पार्थिव आप लोगों को बताया कि कैसे वो ब्रेकअप होता है थ्योरी और न्यूमेरिकल के हिसाब से। तो मैं अपने फिजिक्स के प्रिपरेशन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। फिजिक्स में बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल टाइप और होता है थ्योरेटिकल टाइप। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो 2022 नीट में टोटल 35 या 36 न्यूमेरिकल्स आए थे और 15-16 क्वेश्चंस या 14 क्वेश्चंस हमारे थ्योरेटिकल आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि थ्योरी का इंपॉर्टेंस जो है रिसेंट ईयर्स में इंक्रीज हो गया। तो मैं एक एक करके बताता हूँ। पहले मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो आपको अगर मैं ये बता, अगर आपका फिजिक्स अभी वीक है, मतलब अगर आपका 110-120 के आसपास आ रहा है, तो पहले आप न्यूमेरिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसके बाद आप थ्योरी पर जाइए। थ्योरी इन द सेंस की कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, राइट? और कुछ थ्योरी जिसकी बात करते हो वो है कांसेप्ट, राइट? जैसे कि सोचो कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक कॉपर के बिहेवियर ऐसा होगा, तो वो एक स्टेटमेंट टाइप चीज है, उसको आपको पता होना पड़ेगा। लेकिन कैपेसिटर्स इज जनरलाइज्ड कांसेप्ट, प्रोजेक्टाइल इज जनरलाइज्ड कांसेप्ट, सिवर्स प्रॉब्लम जनरलाइज्ड कांसेप्ट। तो कांसेप्ट बिल्डिंग पहले होना चाहिए। जब तक कांसेप्ट बिल्डिंग नहीं होगा आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, राइट? न्यूमेरिकल्स होने लगेंगे आपको उस थ्योरी के अंदर और उस कांसेप्ट के अंदर और क्या-क्या चीजें वो भी ज्यादा क्लियर होने लगेगा आपको। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। और जहाँ तक थ्योरी की बात है उसके लिए क्लासेस को बहुत सिंसियरली सुनना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे टीचर ऐसा भी है, मतलब टीचर ऐसा करते हैं कि वो बहुत सारी चीजें क्लास में बोलेंगे बट आप लिख नहीं पाओगे, राइट? तो वो सारी चीजें सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है।
और आप बताइए क्या बोल रहे हैं आप? और न्यूमेरिकल्स में मेन है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पता चलेगा। मतलब एक चैप्टर में कितने वैरायटी के पूछ सकते हैं, लिमिटेड ही होंगे, तो वो सारे अगर आपको पता चल गए तो नीट में फायदा होगा। और सेकंड ये है कि एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वर्क पर एनर्जी की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे मेथड्स है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी लॉस्ट इक्वल टू एनर्जी गेन और वर्क एनर्जी थ्योरी। जब आप पहली बार करते हैं तो आप सारे मेथड से करके देखिए और फाइंड आउट कीजिए कि कौन सा मेथड आपके लिए सुटेबल है। जैसे मुझे पता चला कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो यूनिवर्सल है और ये हर जगह अप्लाई होता है, तो मैंने वर्क पर एनर्जी के आने वाले सारे क्वेश्चंस में इसी थ्योरम को यूज करके किया। एक और मैं बताना चाहता हूँ, जब आप क्लास में क्वेश्चन करते हैं, जिस भी टीचर के पास आप करते हैं, अगर आप सर के पास भी करते हैं, सर क्लास में करीब 7-8 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। उनमें से कुछ तो आपके हो जाएंगे, कुछ आपके नहीं होंगे। जो नहीं होते वो कंपेयर कीजिए कि आपने क्या किया और आपके टीचर ने क्या किया, डिफरेंस ढूंढिए। और जब आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि इस पॉइंट में मैंने गलती की थी, इसकी वजह से मेरा सॉल्व नहीं हुआ और मेरे सर का सॉल्व हो गया, तो उसको आप फ्यूचर में भी अवॉइड कर सकते हैं। और लास्ट एक न्यूमेरिकल में ये बताना चाहता हूँ कि आप फॉर्मूले को रट्टा मार के नहीं कर सकते। जो फॉर्मूला है उसको खुद से डिराइव करना होगा आपको। और मतलब जिस टाइम हम लोग क्लास में सारे फॉर्मूले को ट्राई करते हैं, उसके एप्लीकेशंस पे जाते हैं, उस वक्त काफी सिंसियर रहना है। ये नहीं कि उसका रिजल्ट क्या आ गया और उसको हमने बना दिया, हाँ रिजल्ट से काम हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये जो भी सोचते हैं हो जाएगा। आपको 5-6-7 क्वेश्चन से मिल जाएगा, लेकिन 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तो होता ही नहीं कि जो कुछ कम भी पड़े उसका भी उससे हो जाए, क्योंकि वो नीट एग्जाम में बैठा है तो उसको कुछ क्वेश्चन तो होना चाहिए, राइट, मुझे लगता है। तो ये फैक्टर है, राइट। तो और कुछ बताइए सप्तर्षि, आप कुछ बताइए। तो जैसे पार्थिव ने आपको स्ट्रेटेजी बताया, तो ये सब स्ट्रेटेजी फॉलो करते करते और प्रैक्टिस करते करते आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज हो रहा है। आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज हो रहा है। तो उस समय आपको क्या करना है, आपको अपने वीक पॉइंट्स पे ध्यान देना है। बिकॉज नीट ऐसा एग्जाम है कि आप 5 मार्क्स के, इनफैक्ट 1 मार्क के लिए बहुत मतलब डिफरेंस हो जाता है। तो इसके लिए जैसे एक मतलब कहावत है कि आप जितना भी चट्टानों मतलब आप एक पहाड़ पे क्लाइंब कर रहे हो, तो वहां पर अब बड़े जो पत्थर है तो सबको आप वो क्या करते हैं, मतलब टैकल कर पा रहे हो, लेकिन छोटे छोटे जो पेबल्स है ना, अगर उस पर आप अगर हरक गए तो आप पूरा एकदम नीचे गिर सकते हो। तो इसलिए आप अपने वीक पॉइंट्स पे फोकस कीजिए। जैसे मेरे केस में मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा मेरा वीक पॉइंट था थोड़ा, तो मैंने उस पर वर्क किया, तो उस पर ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो ऐसे तरह से आपको वीक पॉइंट से फोकस करनी है। और आपको जो फेयर है ना, जो डर है फिजिक्स का डर, या फिर जो जिस चीज का डर, जैसे मुझे एकदम इनिशियल से मुझे सिलेबस का बहुत डर था, तो उसको आपको टैकल करना है। यार मुझे कुछ करना है, ऐसे नहीं कि भाई मुझे उससे सिलेबस हो तो आप एक एक्सक्यूज बना रहे हो कि यार सिलेबस मुझसे होता है तो मैं तो फिजिक्स को नहीं देखूं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको उसको टैकल करना चाहिए, उसको एक चैलेंज की तरह लेना है आपको कि मुझे तो सिलेबस हो रहा है तो मैं थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा। तो इसके लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी अप्लाई किया था कि जैसे मैंने पहले बताया कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट फील। तो जब भी मैं कोई टेस्ट का क्वेश्चन मतलब देखता था, तो पहले मैं पेन को रखता था और पूरा क्वेश्चन धीरे से पढ़ता था कि यार जितना भी टाइम है पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ूंगा जो क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ। तो उस क्वेश्चन को मैं एकदम फील कर लेता हूँ कि यार जो एग्जामिनर है क्या पूछ रहा है, इसके बाद अब अप्रोच करो। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे करके क्वेश्चन पर एक हाथ से ऐसे पढ़ रहे हैं और वो मतलब डायग्राम कर रहे हैं और सॉल्व करने लग रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। मतलब जो क्वेश्चन है, जो स्पेसिफिक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो उसको पूरा पढ़िए और फिर वो स्टार्ट कीजिए। तो मोर ओवर आपको ये बात श्योर करना है कि आपको कितनी सारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जानी है एग्जाम के अंदर, कि आपको जाने के बाद वो पता नहीं चले क्वेश्चंस मेरे लिए बहुत नए हैं, राइट। 1-2 क्वेश्चंस आपको नए मिल जाएंगे, बट वो आपके कांसेप्ट के अंदर में आएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको उस तरीके से पहले से घुमाना, आपके फिंगर को घुमाना चाहिए। अगर आप मोस्ट क्वेश्चंस आप देखे हुए होंगे ना एग्जाम के पहले, तो बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा। नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आप जानते हैं कॉन्फिडेंस कितना बड़ा रोल प्ले करता है। तो पार्थिव और अभी मैं थोड़ा बुक्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। न्यूमेरिकल के लिए जो मैंने मेन बुक फॉलो किया था, पहले भी मैंने बताया, वो है सीबीसी। उसको मैंने मेन बुक फिजिक्स के हिसाब से ट्रीट किया। और उसमें अच्छी बात ये है कि जो एग्जांपल्स है, हर एक एग्जांपल में कुछ नया कॉन्सेप्ट उन्होंने ऐड किया। तो अगर आप एक्सरसाइज को भले ही पूरा ना करते, बट एग्जांपल को आप 100% कीजिए। इस बुक काफी अच्छे लेवल के उसमें एग्जांपल्स। और सेकंड चीज मैंने किया था, उसके लिए मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वो बुक करने के पहले आपके कांसेप्ट्स बहुत क्लियर होना चाहिए,
राइट? तो वो जैसे कि हम लोग वो टीचर का काम है, वो टीचर उसमें आपको करके देता है, आप लोग फील किए हो कि वो सब चीज़ों में कहीं तकलीफ नहीं होगी। सर के पास पढ़ते तो तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी आपको। ऐसा है कि नहीं होगी। और हमारा भी जो टारगेट, जैसे इस साल इन बच्चों को फुल मार्क्स आया है, हमारा भी टारगेट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बड़ी हो गई कि ये काम फिर नेक्स्ट ईयर भी करना है मुझे। तो उस हिसाब से हमें नेक्स्ट बच्चे को क्या गाइड करना है, मुझे क्या स्ट्रेटजी बनानी है, वो बहुत मैटर करता है, राइट? जैसे कि मुझे याद है कि पार्थिव को हमेशा बोला करते थे, चाहे क्लासेस में हमेशा बोला करते थे सबको कि भैया आप एग्जाम में जाते हो, आपका 2 मिनट टाइम रहेगा, क्योंकि आप पेन पेपर पे एग्जाम दे रहे हो। तो आप एक बार पेपर को ऐसे फर्स्ट टू लास्ट देख लो, आपको ये पता चल जाएगा कि उस सेक्शन, कौन सा सेक्शन थोड़ा इजी है, और बिना किसी इमोशन के आप उसी सेक्शन को स्टार्ट करो। क्योंकि किसी भी एग्जाम में अगर पहले आपको 8-10 क्वेश्चंस करेक्ट हो जाते हैं तो एक अलग एनर्जी आ जाती है, भूल जाते हो कि आप एग्जाम क्यों कर रहे हो, राइट? ये स्ट्रेटजी बहुत कम बच्चे अपनाते हैं, उनके फीलिंग होती है, प्री डिफाइंड चीजें लेके चले जाते हैं कि मुझे बायोलॉजी स्टार्ट करनी है, मुझे फिजिक्स स्टार्ट करनी है, मुझे केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है। तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में पहले जो नीट का पैटर्न था उसमें क्लिक कर जाता था, राइट? लेकिन अभी जो सीन दिख रहा है वहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। तो ये एक मेरा टाइप से अभी ये जो 2023 और 24 में जो बच्चे देने वाले हैं उनको ये बहुत अच्छे से उनको फॉलो करना चाहिए इस बात को, राइट? और कुछ सजेशन नहीं आप? और मैं पायनियर क्लासेस के जो मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए जाते थे उसके बारे में बोलना चाहता हूँ कि यहाँ से जो भी डीपीपी, जो भी असाइनमेंट्स मिलते थे उसको आप 100% सॉल्व कीजिए। पहले तो ये डीपीपी न्यूमेरिकली काफी इंटेंसिव लेते थे, पर अभी सर ने इनमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऐड करना भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इस बार नीट में जैसे केमिस्ट्री और बायोलॉजी में स्पेसिफिकली काफी सारे थ्योरेटिकल आए थे, पर फिजिक्स में सिर्फ एक असर्शन रीजन और एक स्टेटमेंट आया था। इसका मतलब ये हो सकता है कि अगले साल शायद वो फिजिक्स में असर्शन रीजन का संख्या बढ़ा, डेफिनेटली करेंगे वो, और उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी असर्शन रीजन स्टेटमेंट है उसका सोर्स एक ही है, और वो है एनसीईआरटी फिजिक्स। और एनसीईआरटी फिजिक्स में भी स्पेसिफिकली 11th की सेकंड बुक और 12th की सेकंड बुक, जिनमें बेसिकली इलास्टिसिटी वगैरह, और 12th में जैसे मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी के लास्ट में एक एडिशनल एक्सरसाइज आता है, उसको आप लास्ट में करिए जब आपका लगभग फिजिक्स प्रिपरेशन हो जाए, तो उसको एक बार आप देखिए कि क्या उसमें कोई इनोवेटिव क्वेश्चन आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, उसको आप करिए। और एक और बुक है एचसी वर्मा। अब उस बुक को नीट एस्पिरेंट्स इग्नोर करते हैं क्योंकि ये थोड़ी कॉन्सेप्चुअली वो हाई है, बट मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको लगता है कि फिजिक्स में किसी पर्टिकुलर चैप्टर में आपने मास्टरी कर रखी है और उस चैप्टर के हर क्वेश्चन आपके आते हैं, ये गलतफहमी दूर करेगा एचसी वर्मा। उस बुक को आप खोलिए, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है चैप्टर में, 20-25 क्वेश्चंस है, लेकिन 20 क्वेश्चन करोगे तो 20 नए कॉन्सेप्ट सीखोगे। उस बुक की सबसे बड़ी अच्छी चीज क्या है, नीट स्टूडेंट के लिए, कि आप उसका ऑब्जेक्टिव और लेवल 1 और लेवल 2 जिसके बच्चे इग्नोर कर देते हैं, वो ऐसे पेज में उलट देते हैं कि ये क्या है कुछ नहीं, राइट? बट कि मोस्ट ऑफ द चीजें वहां से निकलती हैं। और उसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है उसमें काफी सीक्वेंस है कि पहले इजी और एक दूसरे से हर एक क्वेश्चन वेरी करता होता है। तो ये तो आप कहीं भी जाओ, हम जब सोचो कि क्लास में पढ़ाते थे, जब हम लोग तब बोलते थे कि इसको यहाँ से यहाँ तक कर देना, तो ये एक टीचर का काम है, टीचर पे बोल के चला गया। अब आप कर रहे हो कि नहीं ये मैटर करता है, राइट? है ना? ये मैटर करता है और वो करना पड़ेगा ग्रेजुअली आपको। वो बुक ही नहीं, सबसे बड़ी बात यही है कि कंसेप्ट अगर क्लीन है, वो जो भी बुक करोगे आपसे होगा, राइट? आपको प्रोजेक्टाइल क्लियरली आता है, वो आपसे होगा। बट ये कब आएगा? जब आप अपने मेंटर को आंख बंद करके बिलीव कर रहे हो। मैं नहीं कर रहा हूँ कि बिलीव आंख बंद करके करोगे तो उसका सेंस क्या है। मेरे कहने का सिर्फ एक ही सेंस है कि मैं उतनी क्लास में उतना ही पढ़ाता हूँ जितने के बेस करके मैं अगले दिन आपको होमवर्क दूँ, आप कर लो उसको, और सिर्फ इसी को करते जाओ। आप जब सिलेबस खत्म होगी आपके पास कोई वर्डन नहीं है ना? तो थोड़ा सा और भी कुछ बातें कर रहे थे, ऐसे कुछ बताइए आप जो कि आप लोगों ने दोनों 4 साल से पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई फील हुआ कि सर के साथ हूँ, पता नहीं हमारा होगा कि नहीं, हम कैसे करेंगे, उनको फुल मार्क्स लाने का टारगेट है, या फिर जैसा कुछ ऐसा कुछ था, कभी डाउट आया था कि करेंगे? बिल्कुल नहीं, मुझे तो कोई ऐसा फिजिक्स में तो स्पेसिफिकली कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 4 साल में एकदम स्मूथली निकल गया फिजिक्स। मैंने कुछ भी खास कुछ नहीं किया, मैंने बस जो सर मुझे बोलते थे उसको उसी दिन कर लेता था। जैसे सर क्लास के एंड में डीपीपी देते थे और ये बोलते थे कि इसे घर जाके कर लेंगे। अब घर जाके ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं करेंगे, 90% उसको रख देंगे, कल करूंगा परसों करूंगा, वो कल कभी नहीं आएगा।
तो उसको घर जाके सॉल्व करो। और इसका फायदा ये है कि जब क्लास में आप नया नया कॉन्सेप्ट सीख के आते हो वो फ्रेश रहता है दिमाग में, तो डीपीपी सॉल्व करने में भी एफिशिएंसी रहती है। और उसके बाद जब अगले दिन जाते हो क्लास के अंदर तो उसके ऊपर बेस की हुई चीजें अगेन नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई जाती है तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं होता, राइट। 90% बच्चों का प्रॉब्लम यही है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, राइट। लिंक नहीं कर पाते। लिंक नहीं कर पाते। और क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उसके बेसिस पे जो पढ़ा उन्होंने उसको अगले दिन उनको अगर उसको फिर से उसके ऊपर की कुछ चीज पढ़ाई जाएगी तो उसके पीछे उन्होंने क्वेश्चंस नहीं किए। और हम हमेशा बच्चों को क्लास के अंदर या कभी यूट्यूब पे भी कभी गए हैं कि नहीं मुझे इस सब एक्चुअली मुझे ऑनलाइन आना ज़्यादा पसंद नहीं है, अदरवाइज इट्स वेरी इजी कि ऑनलाइन आने के कुछ भी बोल के चले जाओ, मैं भी नहीं करता उसके लिए, राइट। तो मैं कभी आता भी नहीं और मुझे आप देख भी रहे हो ऑनलाइन में मुझे कंफर्ट फील नहीं होता है, इस जो सच है वो सच है, राइट। तो एक बात और है फिजिक्स का जो है ना, इनको भी बोला मैं 9th में आया तभी बोला था मैं इनका कि फिजिक्स 3 स्टेज में काम करता है। पहला जब आप पहली बार उस टीचर से पढ़ते हो, दूसरा जब उस चीज को दोबारा घर जाके पढ़ के और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, ये तीसरा स्टेज है। लेकिन आप फर्स्ट स्टेज क्लास में पढ़ते हो, घर में आके फिर से उसको पढ़ के रख देते हो, राइट। जो तीसरा स्टेज जब क्वेश्चन करोगे ना आपको तब आपको फील हुआ कि इसको ये इस टॉपिक में स्विमर के बारे में ऐसा क्यों बोला गया था, राइट। देन उसके बाद आपकी जो थोड़ी डाउट बचेगी फिर आप जाके अपने सर से नेक्स्ट डे पूछोगे, तब जाके वो टॉपिक कंप्लीट होता है। और अगर ऐसा जो कोई भी बच्चा करेगा उसको कहीं 1% भी उसका टॉपिक नहीं है, और किसी भी स्टेज को हटा दो वहां से, जो अगर न्यूमेरिकल पार्ट को तुमने हटा दिया तुम्हारा 50% ड्रॉबैक वहीं पे आ गया। जैसे बातों ने कहा ना कि कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं, वो उसी टॉपिक से एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दिए गए क्वेश्चंस। आपको फोर्स किया जाता है कि आप पढ़ने में गलती करो, आप फोर्स किया जाता है कि आप इंस्टेंट उसको पढ़ के अपने करेक्ट उससे उसको कनेक्ट कर पाते हो, दैट्स इट, राइट। और वो दूर होता है टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के करने के ऊपर। मुझे अभी भी याद है कि इनको आफ्टर फिनिशिंग द सिलेबस इतने सारे डीपीपी दिए हम कि थक गए होंगे करते, राइट। एक तो ड्यूरिंग द क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, फिर मटेरियल देते हैं, फिर लास्ट में जब क्लास कोर्सेज खत्म हो जाते हैं उसके बाद वो प्रैक्टिस की जरूरत बहुत पड़ती है। मींस लास्ट मोमेंट में जितने क्वेश्चंस आप करोगे, जितने टेस्ट दोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक और भी बात बोलना चाहता हूँ, रिसेंटली मैं देख रहा हूँ बच्चों में, मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग भी इसको साथ फील करोगे कि मैं कैसे बोल रहा हूँ कि ड्यूरिंग द कंसेप्ट बिल्डिंग में जब आप क्लास 11-12 में हो और आपकी 12th की पढ़ाई अभी खत्म नहीं, सिलेबस खत्म नहीं है और बच्चे नंबर ऑफ टेस्ट दे रहे हैं सेम टॉपिक के ऊपर, राइट, है ना। तो से फॉर एग्जांपल आपके मेडिकल की पढ़ाई हो रही है बट पीछे कैरेक्टरिस्टिक के पास आप बहुत सारे टेस्ट दे रहे हो, राइट। उस चक्कर में हो सकता है कि आपका मेडिकल की पढ़ाई बंद हो गई, तो ये नहीं होना चाहिए। आई थिंक आपको ऐसा होना चाहिए, ये जो पिलर है वो अपने हिसाब से चलना चाहिए। ये सब धीरे धीरे सेकेंडरी पार्ट है, फिर आप धीरे धीरे ऊपर उठोगे। तो ये एक सिलेक्टिव टेस्ट जिसको बोलते हैं, नंबर ऑफ टेस्ट देने का मतलब वो नहीं है कि आप एलसीडी पे 200 टेस्ट दे दिए और मैं एग्जाम पे 5 टेस्ट नहीं दिया, नहीं, एक प्रोपोर्शन में काम करें। और ये सब टीचर के काम है, मतलब आप बस भरोसा रखो, फेथ रखो, बस सब बाकी सब मतलब टीचर भी कर ले, टीचर ही करेंगे बस। और मैं फिजिक्स में शॉर्ट नोट्स के बारे में बोलना चाहता हूँ। फिजिक्स में शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली उन चैप्टर्स के लिए तो बनानी ही चाहिए जिनमें आप वीक हो। जैसे मैं वेव ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा वीक था, तो उनके लिए मैंने खास तौर पे शॉर्ट नोट्स बनाए और वो स्पेसिफिकली रिवीजन के टाइम काफी हेल्प करते हैं। और स्पेशली जब नीट के आने से एक हफ्ता बाकी है, उस टाइम में तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बुक्स खोल के उसको रिवाइज करो, तब शॉर्ट नोट्स काफी ज्यादा हेल्पफुल। तो बस यही है। और फाइनली शब्दस की आपका कुछ सजेशन? फाइनली तो मैं मतलब यही कहना चाहूंगा कि आपको वो एक कहावत है कि प्रे फॉर हेल्प, कि आपको अपने एंड से बेस्ट देना है और लास्ट डे में क्या होगा वो तो आपको पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। अगर आपका तबीयत खराब हो गया या फिर उस दिन आप बेटर फील ना करो, वो तो आपके हाथ में नहीं है, बट अपने एंड पे बेस्ड हो, मतलब वही सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसा मत सोचो कि उस दिन क्या होगा देख लेंगे, वो सब नहीं, अपने एंड से बेस्ड। जैसे पार्टी में शॉर्ट नोट्स, तो मैंने भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे सर के कहने पे, और आप अगर मेरे घर जाओगे अभी तो मेरे स्टडी रूम में चारों ओर बस शॉर्ट नोट्स ही पेस्टेड है। तो मैं वो एग्जाम के पहले दिन वो शॉर्ट नोट्स लेके गया था, तो इसी तरह से करता रहूं बस। और बीइंग ए टीचर मैं एक और बात बोलूंगा कि अगर आपने ऑनेस्टली अपना
9, 10, 11, 12 या फिर जब से आपने माइंड सेट बनाया जॉइंट को क्रैक करने का, उस वक्त अपने आप से झूठ नहीं बोल रहे कि ऑनेस्टली आपने एफर्ट लगाया ना, ताकि एग्जाम जितना भी टफ होगा आप एग्जाम में से पाओगे। कहीं ना कहीं आपने कहीं मिस्टेक किए होंगे पहले, किसी टॉपिक को सीरियस नहीं लिया होगा, कभी 1-2 महीने आपने अपने पढ़ाई को ड्रॉप कर दिया होगा, जिसकी वजह से फाइनल एग्जाम के अंदर थोड़ी तकलीफ होती है, राइट। और एग्जाम के अंदर एक और चीज दिमाग में रखना, 2023 वाले को लिए स्पेसिफिक बोल रहा हूँ मैं, कि जब आप एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम का पेपर अगर टफ होता है तो सिर्फ एक ही चीज दिमाग में नहीं, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए सबके लिए अल्टीमेटली रैंक ही मैटर करता है और मुझे इसी में बेस्ट करना है, राइट। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं, राइट। पेपर तो हम तो पहले भी वीडियो बोले कि एग्जाम है, तो एग्जाम का मतलब क्या है, वो आपके फेवर में नहीं है, आपके फेवर में रहेगा तो उसका नाम एग्जाम कैसे हो सकता है, राइट। तो वो सिलेक्शन कम रिजेक्शन ज्यादा है। तो पेपर बनाए जाते हैं कि हम आप गलती कैसे करें, तो वो एक फैक्टर है। बट ये दोनों काफी ही मतलब सीरियस थे, शुरू से ही सीरियस रहना बहुत जरूरी है, राइट। आई डोंट थिंक कि आप लास्ट टाइम की पूजा में 12th में जब थे तो पूजा मस्ती किए थे, 2 साल तो बनते, 2 साल एकदम कंप्लीट बनते, इस साल पूजा मस्ती करेंगे, ये बहुत जरूरी है। नहीं मैं ये लगता है ना कि 4 दिन मतलब 12th में बच्चा है, लगता है कि 4 दिन पूजा का मस्ती कर लेते हैं शायद, या फिर कोई भी ओकेजन है, बर्थडे है, पार्टी है, कुछ कर लेते हैं, लेकिन एक बार ट्रैक से जब हट जाता है, एक बार जब फ्लो गिर जाता है, फिर फ्लो लाने में तकलीफ होती है। देखो भाई सैक्रिफाइस तो करना है, मतलब अभी जो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तो ये तो एक तरह का रिवार्ड ही है ना, तो आप एक रिवार्ड समझ के लॉन्ग टर्म वो एक रिवार्ड समझ के पढ़ो उस टाइम, और अभी इस टाइम आप लोग मस्ती करो, तो सैक्रिफाइस करना है तभी आपको फल मिलेगा। और बस 2 साल के लिए ही करना है, हाँ। 2 साल कर लो और 20 साल एंजॉय करो इसमें तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर मैं एक छोटा सा लास्ट में बताना चाहता हूँ कि एक छोटा सा पॉइंट है मुझे याद आया कि एग्जाम में एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, मैं आपको कुछ एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ स्टेप्स। पहले आपको एक डिसीजन लेना होगा कि फिजिक्स को क्या आप पहले करेंगे या लास्ट में। वैसे तो ये सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर मेरा पर्सनल चॉइस रहेगा कि आप फिजिक्स को पहले करके देखिए, क्योंकि मैंने काफी स्टूडेंट से बात करी है और मैंने ये देखा है कि जिन लोगों ने फिजिक्स पहले किया है उनको टाइम मैनेज करने में दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद एक मैंने बहुत प्रेफर किया, हाँ सर ने ये मैं एक्चुअली रीजन क्या है ना, मैं चाहे कोई भी टीचर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी टीचर अगर अपना सब्जेक्ट पहले बोलता है कि इसको तो पहले करो शायद, तो बच्चों को लगता है कि शायद सर फीस बात है, दैट्स व्हाई फिजिक्स बोलना चाहिए, ये फीलिंग होती है बच्चों, राइट। हम ये भी बोलते हैं कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छे हो, आपको कभी वो सब्जेक्ट चीट नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा, आपको एग्जाम में स्कोर करेंगे करेगा सब्जेक्ट, राइट। और अगर फिजिक्स में आप अच्छे हो तो आपका ब्रेन समझो, ब्रेन आपका बहुत अच्छा है, तो मोस्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हैंडल करना आपके लिए टफ नहीं होगा, राइट, क्योंकि एक बड़ा सब्जेक्ट आपको प्रेशर से रिलीज हो जाता है ना। तो और आपके पास वो रहता है कि आप फिजिक्स कर चुके हो, हमको अभी टेंशन नहीं है, बाकी सब ठीक ठाक कर लेंगे, तो ये बेनिफिट है। और ये प्रैक्टिस कर यही स्ट्रेटजी है। और एक्चुअली स्ट्रेटजी तो बेस्ट वही होती है कि पहले 2 घंटे में सब निपटा लो, 2.5 घंटे में सारे क्वेश्चंस कर लो, जो 2 बचा उसके लिए फिर दोबारा तो सोचोगे जो क्वेश्चन बचे, लेकिन वो बहुत बच्चे नहीं कर पाते, मैक्सिमम नहीं कर पाते। अगर बच्चा ऐसा करे कि 3 घंटे 20 मिनट में 2 घंटा 40 मिनट में सारे पेपर पढ़ ले, तो सारे पेपर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, तो जहाँ छूटा हुआ क्वेश्चन उसका वो ऐसे भी किया ऐसे तो, लेकिन वो बहुत उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब प्रैक्टिकल नहीं है वो वाला तरीका। हाँ बोलिए कुछ। और सेकंड ये है कि जो रफ वर्क आप करते हो उसको क्लियरली करिए, क्योंकि नीट में रफ शीट तो नहीं दिया जाता, और कई बार हम रफ वर्क इतने गंदे तरीके से करते हैं हमें खुद को ही समझ नहीं आता कि हमने किया क्या, तो फिर से करना पड़ता है, तो उसको क्लियरली कीजिए। थर्ड ये है कि जो डायग्राम है फिजिक्स में वो आपको बहुत ही अच्छे से बनाना है, और जितने भी पॉइंट्स दिए हैं क्वेश्चन में, मास इक्वल टू इतना, वेलोसिटी इक्वल टू इतना, वो डायग्राम में लिख लेना है, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है और डायग्राम में काफी हो आपके लिए वो समझ में। और वो रफ स्पेस के बारे में मैं एक बताना चाहता हूँ, जैसे बहुत लोगों का ये हैबिट होता है कि आप बहुत बड़े रफ करेंगे, तो आप लोग भी जान लो यार नीट के पेपर में जितने भी लास्ट में रफ स्पेस दे दिए या जो भी हो, आपको पहले से प्रैक्टिस होनी। जैसे सर हम लोग को बोलते थे कि यार जो डीपीपी लेते हो ना वो प्रिंट आउट निकालो, अगर आप ऑनलाइन से करते हो, जैसे हम लोग ने जैसे सर ऑनलाइन में दे देते थे डीपीपी, तो प्रिंट आउट निकाल करके फिर उसी में प्रैक्टिस करो, उसी में रफ करो, तो छोटे-छोटे स्पेस में हम लोग हैबिट बनाना लो कि शायद एग्जाम के दिन नहीं तो आपको एक सरप्राइज हो जाए कि यार कोई तो एक्स्ट्रा मतलब रफ शीट नहीं है, तो ऐसी इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। हमने कहा ना, इससे जो पॉइंट कहा मैंने शॉर्ट फॉर उस पॉइंट को बोला कि आपकी पूरी नॉलेज
रिगार्डिंग सब्जेक्ट एक टाइम के बाद सेकेंडरी में आता है। आपका मैनेजमेंट, राइट, आपका वे ऑफ सॉल्विंग, राइट, आपका क्या करना है, फिट रहना है, माइंड को ठीक रखना है, ये सारी चीजें प्राइमरी में जाती हैं। एक बच्चा बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, लास्ट टाइम एक बच्चा था हमारा, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन था उसका, बट एग्जाम के रात में सोया नहीं, सुबह में उसकी वोटिंग हुई, एग्जाम में गया, पूरा ड्राउजी कंडीशन में एग्जाम दिया, 612 मार्क्स आया उसको, जो कि 680-90 का स्कोर कर सकता है। तो ये लास्ट स्टेज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और ड्यूरिंग इंटायर 3 to 4 इयर्स मगिंग, तो आप कोई भी चीज याद करके नीट में 670 680 स्कोर नहीं कर सकते। आप सोचते हो कि पूरा रट्टा मारूंगा, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायोलॉजी हो, ये पॉसिबल नहीं है, राइट। अभी पॉसिबल नहीं है, अभी के एग्जाम का फॉर्मेट वैसा नहीं था, आपको इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी, आपको पसीना घर में निकालना पड़ेगा, फिर एग्जाम में पसीना नहीं आएगा। तो घर में पसीना नहीं निकालेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन देख करके पसीना, राइट। तो फैक्ट ये। और लास्ट एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि ईगो फैक्टर को दूर रखिए, एटलीस्ट 3 घंटे के लिए दूर रखिए। मेरे साथ ये बहुत होता था पहले कि अगर कोई चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से किया हो और उसका ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो मैं 10 मिनट 15 मिनट एक क्वेश्चन में लगा देता। और आपको याद रखना है, नीट में हर क्वेश्चन के लिए +4 ही मिलेगा, +10 नहीं मिलेगा। चाहे वो टफ हो, आसान हो, +4 ही मिलेगा। तो ये चीज को याद रखिए और बस मेहनत इमोशन है, वैसे वर्ड के लिए बोल रहा हूं, इमोशन दूर रखना कि भाई ये सब एक इवन ऐसा भी होगा कि आप एक क्वेश्चन किया हुआ है घर में, डायरेक्ट वही क्वेश्चन गलती कर दिया आपने, नहीं हो रहा, राइट। तो आपको आंसर में भी नहीं याद हो और आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो उस केस में तो बच्चे बोलेंगे मैं किया था घर में, वो कोई फैक्टर नहीं है ना। तो चलिए बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, और आप हो सके तो काउंसलिंग ठीक से हो, जिसकी वजह से आप लोग का कहाँ चांसेस है अशोक टच का आपका? पटना यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, पटना एम्स में, और आपका चांसेस कहाँ पे? मेरा अभी एम्स भुवनेश्वर। एम्स भुवनेश्वर। यार इस बार हम लोग बहुत खुशी है कि इस बार कम से कम मुझे लगता है कि 5-6 बच्चे अगर त्रिपुरा से हैं, जो कि उससे ज्यादा ही शायद जिनको एम्स में चांसेस मिलेंगे। चुप गए हम लोग, एम्स दिल्ली नहीं मिल पाया, लेकिन शायद उसके बाद के सारे स्पॉन्सर एम्स मिल जाएंगे, पटना, भुवनेश्वर, ऋषिकेश, राइट, भोपाल, ये सब मिल जाएंगे चांसेस, राइट। और आप जो अभी सुन रहे हैं हमको, उनके लिए ये है कि आप पढ़िए, ढंग से पढ़िए, पैनिक मत होइए, और थोड़ा कूल रहिए, और ट्रस्ट कीजिए अपने आप के ऊपर। पहले अपने आप के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, तभी आपको अपने मेंटर के ऊपर ट्रस्ट होगा। और मेंटर को कब ट्रस्ट होगा? जब वो मेंटर खुद के ऊपर बिलीव करता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, राइट। वो भी चैलेंजिंग सिचुएशन में काम कर रहा हूँ, तो होप फॉर कि अगले साल इससे भी अच्छा हम लोग करें, और हमें इनकी भी सपोर्ट की जरूरत है कि अपने जूनियर्स को अच्छे से मेंटरिंग करें, राइट, अच्छा सजेशन दें, राइट हैंड में उनकी पढ़ाई चल रही हो, है ना। ठीक है फिर। Yeah.